हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग इनकम टैक्स के 3 महत्वपूर्ण सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। सेक्शन 44 एडी, सेक्शन 44 एडी और सेक्शन 44 ए, जिसे हम लोग प्रेजेंटिव टैक्सेशन भी कहते हैं। इसमें हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे कि इसका आय कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसमें एडवांस टैक्स की कब लायबिलिटी बनेगी, इसमें कौन सा रिटर्न फॉर्म फिल होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन 44 एडी। सेक्शन 44 एडी में कौन कौन लोग एलिजिबल होंगे, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं। तो जो रेसिडेंट इंडिविजुअल, एचयूएफ और पार्टनरशिप फर्म अदर देन एलएलपी, जो बिजनेस में इंगेज हो अदर देन प्लाइंग, हायरिंग एंड लीजिंग गुड्स कैरेज। मीन्स क्या है कि ये लोगों के लिए ऑलरेडी 44 ए बनाया गया है, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। तो इनके अलावा जो लोग भी बिजनेस में इंगेज हैं, जो रेसिडेंट हैं, महत्वपूर्ण चीज़ है कि रेसिडेंट इंडिविजुअल, एचयूएफ और पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म में एलएलपी को कवर नहीं किया गया है, इस सेक्शन में एलएलपी को बाहर रखा गया है। इसके अलावा कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म ये सेक्शन अवेल कर सकती है। इस सेक्शन को अवेल करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन है वो ये है कि आपका टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में अप टू 2 करोड़ होना चाहिए। अगर 2 करोड़ से ज़्यादा आपका टर्नओवर होता है तो आप इस सेक्शन को अवेल नहीं कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग आय कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए बताया गया है कि अगर आपका जो भी टर्नओवर है अदर देन डिजिटल ट्रांजैक्शन है, अगर हम लोग अगर हम नेफ्ट से, आरटीजीएस से या किसी भी बैंकिंग चैनल के अलावा जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, उस टर्नओवर पे आपको 8% इनकम शो करना है। और जो भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं उस पर 6% शो करना है। मीन्स अगर हम लोग देख लें कि अगर हमारा 40 लाख रुपए का टर्नओवर है, इस 40 लाख रुपए में से अगर 30 लाख रुपए हमारा डिजिटल माध्यम से आया हुआ है और 10 लाख रुपया कैश आया हुआ है, तो अगर हम लोग इसका इनकम कैलकुलेट करें तो इस इनकम को कैलकुलेट करते समय हम देखेंगे कि इस 30 लाख पे हम लोग 6% भी इनकम दिखा सकते हैं या इससे ज़्यादा दिखा सकते हैं। और इस 10 लाख पे मिनिमम 8% हमको इनकम दिखाना पड़ेगा, 8% या इससे ज़्यादा। इस हिसाब से हमारा इनकम कैलकुलेट होगा इसमें। इसके अलावा जो भी सेक्शन 30 से 38 मीन्स जो भी बिजनेस एक्सपेंसेस अलाउ किया जाता है, वो कोई भी बिजनेस एक्सपेंस अलाउ नहीं किया जाएगा। जो लोग सेक्शन 44 एडी अवेल करेंगे उन किसी भी व्यक्ति को कोई भी बिजनेस एक्सपेंस अलाउ नहीं किया जाएगा। और एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि एडवांस टैक्स की लायबिलिटी इनकी 15 मार्च को होगी। मतलब टोटल एडवांस टैक्स इनको 15 मार्च को एक ही इंस्टॉलमेंट में पे कर देना है। बाकी लोगों के लिए एडवांस टैक्स का अलग अलग ड्यू डेट होता है, जिसको अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। और इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इस सेक्शन में हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की हम लोगों की लायबिलिटी नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति जो ये सेक्शन अवेल कर रहा है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की लायबिलिटी नहीं है, उसको ऑडिट कराने की लायबिलिटी नहीं है। ये सब जो महत्वपूर्ण बेनिफिट दिया गया है कि अगर आप सेक्शन 44 एडी अवेल कर रहे हैं, इसमें आप जो भी अनुमानित आय कैलकुलेट करने का तरीका गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया है, जो हम लोग अभी डिस्कस किए हैं, अगर इस तरीके से आप अपना इनकम कैलकुलेट करते हैं तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एडवांस टैक्स अलग अलग इंस्टॉलमेंट में देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एडवांस टैक्स आप एक ही बार 15 मार्च को कंप्लीट जमा कर दीजिए। तो ये हमारा कंप्लीट 44 एडी था। अब हम लोग देख लेते हैं 44 एडीए। ये 44 एडीए किसके लिए है? जो भी छोटे प्रोफेशनल हैं जो चाहते हैं कि वो अपना अनुमानित आय कैलकुलेट करके टैक्स दे दें, अगर प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन में वो आना चाहते हैं तो उनके लिए बताया गया है कि उनके केस में भी रेसिडेंट महत्वपूर्ण है। इंडिविजुअल, एचयूएफ और पार्टनरशिप हम वही लोग जो 44 एडी में थे, उनके लिए ये बताया गया है कि 44 एडी में जो लोग थे वो पर्टिकुलर प्रोफेशन में इंगेज होने चाहिए, स्पेसिफाइड प्रोफेशन। मीन्स 44 एडी में क्या था कि कोई भी बिजनेसमैन अदर देन प्लाइंग, हायरिंग, तो वहाँ बिजनेस की बात की जा रही है। इस सेक्शन में हम लोग प्रोफेशन की बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी स्पेसिफाइड प्रोफेशनल जो बताया गया है, जैसे लीगल प्रोफेशनल, मेडिकल प्रोफेशनल, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेटर, अदर नोटिफाइड प्रोफेशनल, अगर ये लोग जो नोटिफाइड प्रोफेशनल हैं, अगर इनका इनकम फाइनेंशियल ईयर में, इनका टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में अप टू 50 लाख तक रहता है, तो ये लोग इस सेक्शन का बेनिफिट उठा सकते हैं। ये अपने ग्रॉस रिसीट का 50% या उससे ज़्यादा इनकम दिखा लें,
इसमें इनको 30 से लेकर 38 तक का कोई किसी भी सेक्शन का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई भी एक्सपेंस इनको अलाउ नहीं होगा, और ये 50% या उससे ज़्यादा इनकम दिखा के अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इनके केस में भी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी 15 मार्च को होगी। एक ही बार इनको कंप्लीट एडवांस टैक्स 15 मार्च को जमा कर देना है। अगर ये सेक्शन 44 एडी अवेल करते हैं तो इनको भी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इनको भी ऑडिट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये इनके लिए भी जो छूट 44 एडी में हम लोग देख रहे थे कि बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मेंटेन करना है, ऑडिट नहीं कराना है, वो इनके केस में भी है। ये रहा सेक्शन 44 एडी। अब हम लोग देख लेते हैं सेक्शन 44 ए। सेक्शन 44 ए किसके लिए है? जो भी HUF, इंडिविजुअल, फॉर्म, कंपनी, इसमें सबको इंक्लूड किया गया है। कोई भी पर्सन जिसका ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कभी भी 10 गाड़ी से ज़्यादा अगर उसके पास नहीं रहा, 10 गाड़ी से ज़्यादा की होल्डिंग अगर उसके पास नहीं रही उस पर्सन के पास, तो वो इस सेक्शन का बेनिफिट उठा सकता है। इसमें 2 तरीके से गाड़ियों को बांटा गया है, एक हेवी व्हीकल और एक अदर देन हेवी व्हीकल। हेवी व्हीकल मीन्स जिसका 12 टन या मोर देन 12 टन की कैपेसिटी हो, वो हेवी व्हीकल है, और इसके अलावा जो है वो अदर देन हेवी व्हीकल है। हेवी व्हीकल के लिए अलग कैलकुलेशन बताया गया है और अदर देन हेवी व्हीकल के लिए अलग कैलकुलेशन बताया गया है। हेवी व्हीकल के लिए बताया गया है कि 1000 रुपया पर टन पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, मीन्स अगर 15 दिन भी मंथ में चल रहा है तो भी हम लोग 1000 रुपया पर टन के हिसाब से इनकम कैलकुलेट करेंगे, और इस हिसाब से इनकम कैलकुलेट कर लेंगे पर व्हीकल पे। और अदर देन हेवी व्हीकल के केस में 7500 रुपया पर व्हीकल पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। मीन्स अगर हम देखें हमारे पास 4 अगर हेवी व्हीकल है और 3 नॉन हेवी व्हीकल है, तो इस केस में हमारा अगर इनकम कैलकुलेट करना हो तो हम देखेंगे कि इसमें अगर हेवी व्हीकल 14 टन का है तो इसका कैलकुलेशन अगर हम लोग देखेंगे तो 14 टन इंटू 1000, अगर ये 12 महीने चलता है तो इस हिसाब से जो भी हमारा इनकम आएगा वो इनकम हो जाएगा, और इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 हेवी व्हीकल के लिए। इसके केस में सिंपल कैलकुलेशन है कि 7500 इंटू 12 इंटू 3। तो हेवी व्हीकल के केस में हमको पर टन के हिसाब से देखना है, और नॉन हेवी व्हीकल के केस में मंथली 7500 रुपया इनकम बता दिया गया है। तो ये हम लोगों ने तीनों ही सेक्शन को डिटेल में डिस्कस किया कि कब इसमें एडवांस टैक्स की कब लायबिलिटी बनेगी। अब हम लोग देख लेते हैं कि इन तीनों ही केस में जो इनकम टैक्स का रिटर्न जाता है वो कौन सा फॉर्म जाता है। तो इन तीनों ही केस में ITR 4 फाइल किया जाता है। इन तीनों केस में जब भी हम ITR फॉर्म सेलेक्ट करेंगे तो ITR 4 फाइल करना है, क्योंकि ये पर्टिकुलरली प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन के लिए ही बनाया गया है। इन सभी सेक्शन से कुछ की फीचर्स हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे इसमें कंप्लायंस सिंप्लीफाइड है, मीन्स क्या है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाना है, ऑडिट नहीं कराना है, इसमें कम टाइम कंज्यूमिंग होना है। इसके अलावा एक फिक्स प्रिजेम्पटिव इनकम है कि जो इनकम बताया गया है वो आप डिसाइड कर लीजिए और वो इनकम दे के और गवर्नमेंट से किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट और ऑडिट से आप मुक्त हो जाइए। दूसरा चीज, कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस इसमें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण कंडीशन है कि अगर आप कभी भी प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन चूज करते हैं तो उस केस में अगर एक बार आपने प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट कर लिया तो ये ज़रूरी है कि आप अगले 5 साल तक इस स्कीम में रहें। अगर इस स्कीम से किसी भी साल में अगर आप बाहर निकलते हैं, ऑडिट वगैरह कराते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो फिर अगले 5 साल तक आप इस स्कीम को अवेल नहीं कर पाएंगे, आप इनएलिजिबल हो जाएंगे अगले 5 साल के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हम लोग को ध्यान रखना है कि जब भी हम अगर ऑप्ट आउट करेंगे ये स्कीम तो अगले 5 साल तक हम इस स्कीम में रहेंगे और अगले 5 साल तक हम इस स्कीम से बाहर हो जाएंगे। एडवांस टैक्स की क्या लायबिलिटी है? तो एडवांस टैक्स की जो लायबिलिटी बताई गई है वो 15 मार्च को एडवांस टैक्स कंप्लीट जमा कर देना है। इसमें हमारा जो रिटर्न हम लोग अभी डिस्कस किए कि हम लोग ITR 4 फाइल करेंगे सुगम। एक बार हम लोग तीनों ही सेक्शन को समराइज कर लेते हैं। 44 AD, 44 ADA और 44 AE। इन तीनों ही सेक्शंस में हमें अगर सरकार के द्वारा प्रेस्क्राइब्ड मैनर में इनकम अगर हम डिस्क्लोज कर रहे हैं तो उस केस में हमको बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट नहीं कराना है,
बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना है, ऑडिट नहीं कराना है। इसके अलावा एडवांस टैक्स की जो हमारी लायबिलिटी है, एडवांस टैक्स हम 15 मार्च तक फाइल कर सकते हैं, 15 मार्च तक पेमेंट कर सकते हैं एडवांस टैक्स का। इसमें जो रिटर्न फाइल होगा वह ITR 4 फाइल किया जाएगा। तो अगर हम लोग देखें तो ये तीनों ही सेक्शंस जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, इसका एक सिंपल पर्पस था कि सिंप्लीफाइड टैक्सेशन किया जाए छोटे व्यापारियों के केस में। 44 AD में हम लोगों ने देखा कि अप टू 2 करोड़ टर्नओवर वाले इसको ऑप्ट कर सकते हैं। प्रोफेशनल के केस में हमने देखा 44 AD में 50 लाख तक वाले व्यापारी ऑप्ट कर सकते हैं। 44 AE में हम लोगों ने देखा कि जिनका मैक्सिमम 10 व्हीकल अगर है उनके पास पूरे फाइनेंशियल ईयर में कभी भी, वो ऑप्ट कर सकते हैं इस चीज़ को। तो ये मेनली देखा जाए तो छोटे व्यापारियों के लिए बनाया गया है। छोटे व्यापारी जो भी हैं उस स्कीम का बेनिफिट उठाएं और सिंप्लीफाइड तरीके से अपना टैक्सेशन करें। तो हम लोगों ने सभी सेक्शंस को डिटेल में डिस्कस कर लिया। मुझे लगता है कि इसमें किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि समय समय से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।